चलिए देखिए प्रश्नावली 1 के ना उमेश, आज ये आपका फिनिश हो जाएगा। हो सकता है कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर लें। हाँ उसको देख लेना। देखो आपके यहाँ देखिए एक अपडेट वाली बुक है, किताब इसी से प्रश्न बनेगा। पुरानी किताब में और सारे प्रश्न दिए हैं, अगर आप कहोगे तो पढ़ाने को हमको कोई दिक्कत है नहीं। गॉफ और फॉग वाला जो सिस्टम आप बोल रहे हो ना, उन हटा दिया है, इस साल उसको नहीं रखेगा। ये सिलेबस आपका नया वाला है, ठीक। अब उसी हिसाब से जो नया सिलेबस है उसी हिसाब से आपके पेपर में प्रश्न आएगा। तो आप नया सिलेबस ही पढ़ लीजिए, पुराना वाला पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, पुराना आप देगा नहीं, ठीक। सिलेबस चेंज कर दिया है, आप अपना देखिएगा। और ये है कि आप अगर यहाँ से पढ़ लेते हो ना, 90-95 नंबर आप आराम से कर पाओगे, खूब बढ़िया से न, किसी बिना नकल के। ये नहीं कि नकल करोगे तभी कर पाओगे, बिना नकल के आराम से 90-95 नंबर हम स्टार लगाएंगे यहाँ, और जितने में स्टार लगा रहेगा अगर उसी को पढ़ के जाओगे तब भी पूरा फंसता हुआ मिलेगा, ठीक। तो ईमानदारी से पढ़ोगे तब। हम धीरे धीरे करके बताते रहेंगे कि ये देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लिमिटेड है, अब हाई स्कूल और इंटर की क्वेश्चंस जो हैं लिमिटेड हैं। एसएससी मान लो बहुत विशाल है, इंटर और हाई स्कूल में कितना प्रश्न ही है, उसी में से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट करता है, उसी को देख लो बस। चलो देखो प्रश्न संख्या 1 प्रश्नावली है, यहाँ देखो उमेश दिखेगा यहाँ, ठीक। प्रश्नावली 1 का के, ठीक भाई, 1 का के है और हम लोगों को पढ़ना है प्रश्न संख्या 1। हाँ ये देखिए दिया है कि a+3 और b-5 बराबर है कामा बराबर है 3, 0। तो आपसे पूछा है a और b का मान होगा। ये देखिए कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट न, क्रॉस प्रोडक्ट कह रहे हैं कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन आपने पढ़ा है, कार्तीय गुणन। तो अगर ये बराबर रहता है तो ऐसी स्थिति में a+3 बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा 3 के। तो a बराबर आ जाएगा कितना, 0। और यहाँ b-5 बराबर है 0, तो b बराबर आ जाएगा कितना, 5। तो यही a और b का वैल्यू पूछा था। बताओ कहीं दिक्कत हो तो बोलो। ये a और b के मान में अगर ये बराबर दिया रहे तो बस जस्ट ऐसे ही करना है ना। ये कक्षा 11 में आप देखना, अगर न यहाँ समझ में आए तो बहुत अच्छे समझना चाहते हो तो कक्षा 11 का वीडियो अपलोड है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है कार्तीय गुणन, और उसी में आप देख लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा। संबंध और फलन है क्या, दूसरा चैप्टर वहीं देख लेना। पहला है समुच्चय, दूसरा संबंध एवं फलन, वहीं आप देखेंगे तो मिल जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। आज हम लोग इसको कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे एक एक करके। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है कि a कार्तीय गुणन b बराबर, अब देखिए क्या दिया है बोलो उमेश, 1,4 1,4 2,3 2,3 3,5 4,2 4,2 2,3 2,3 4,5 ये है। देख लो 1,4 2,3 3,5 4,2 2,3 और 4,5, तो समुच्चय ए होगा। समुच्चय ए पूछा है। देखिए जब भी कहे समुच्चय ए, जब भी गुणा का ऐसा निशान रहे कार्तीय गुणन का, तो पहला अवयव कहलाता है समुच्चय ए और दूसरा अवयव कहलाता है समुच्चय बी। और आपको ये पता है कि समुच्चय में अवयवों को रिपीट करके नहीं लिखा जाता। तो देखो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर से 2 आ गया, नहीं लिखेंगे। 4 फिर से आ गया, नहीं। तो ए में क्या क्या आएगा, 1 2 3 और आप देख लो इसको सर कहेंगे 2 और 4 को आपने छोड़ दिया, नहीं यहाँ लिखे हैं। समुच्चय में अवयवों को 2 बार रिपीट करके, और दूसरा वाला कहलाएगा बी।
बी में देखिए क्या है 4, दूसरा वाला कहलाएगा बी, यहाँ कहलाएगा क्यों? क्योंकि दूसरे नंबर पे कौन है? अगर यही उल्टा हो जाता बी क्रॉस ए, तब पहला वाला अवयव कहलाता बी का। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? यही मान लो ऐसे होता बी क्रॉस ए, तब ये पहले वाले अवयव किसके अवयव होते? समुच्च बी के, और दूसरे अवयव समुच्च ए के। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए बी में बताओ क्या आएगा? 4 है, 3 है, 5 है, 2 है, 3 है, 5 है, तो यानी 2 3 4 5 हमने सही से लिख दिया। देखो 2 लिख दिया, 4 है, 4 यहाँ मिल गया, 3 है, 3 यहाँ लिख दिया, 5 है, 5 को यहाँ लिख दिया, और कौन है? 2 है, 2 को देखो यहाँ लिख दिया, और 3 और 4, 3 और 5, 3 और 5 देखो मौजूद है, पहले 3 और 5 लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। क्लियर? ए और बी के दोनों अवयव, केवल ए पूछा था इसमें प्रश्न में, केवल कहा था ए के अवयव बताओ, हमने दोनों बता दिया। अब अगला देखिए प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा क्या कह रहा है कि आर रिलेशन, आर बराबर दिया है, रिलेशन में क्या क्या दिया है? 2, 2 3, 3 2, 2 3, 3 4, 3 2, 4 4, 3 और 2, 4। देखिए रिलेशन में 2 2 3 3 4 3 2 4, सही है ना? 4 3 2 4 में प्रांत ज्ञात कीजिए। अब प्रांत आपको पता है कि प्रांत जो पहले अवयव होते हैं वो कहलाते हैं क्या? प्रांत। तो प्रांत इसका क्या होगा? डोमेन 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसका यही प्रांत है। ठीक, जो पहले अवयव होते हैं वही कहलाते हैं प्रांत। और ये 2 है, एक बार कहेंगे सर 2 तो, लेकिन 2 बार नहीं लिखा जाता। ठीक, तो पहला अवयव कहलाता है प्रांत और दूसरे अवयव कहलाते हैं परिसर या सहप्रांत। परिसर और सहप्रांत कभी कभी आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। ठीक, अब इमेज बन रहा है, जैसे देखो ये मान लो ये 1 2 3 और यहाँ ए बी सी, ये A 2 3। अब देखो ये प्रांत है और ये क्या है? परिसर है। इसे परिसर भी कहेंगे, इसे सहप्रांत भी कहेंगे, लेकिन यही समझ लो 1 2 3 और ये मान लो A B C D। अब 1 2 3। अब अगर प्रांत की बात करें तो ये प्रांत है, परिसर की बात करें तो A B C, और सहप्रांत की बात करें तो A B C D, यानी जो छूटा है वो भी कहलाता है क्या? सहप्रांत। तो कभी कभी सहप्रांत और परिसर आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। ठीक, लेकिन हमेशा बड़ा कौन होगा? ज़्यादा? सहप्रांत। ठीक, पूरा क्लियर ना? हाँ, हम समझाते चल रहे हैं, जैसे थोड़ा बहुत अब विविध है तो इसमें पूरा समझ लो, जो आप अभी तक पढ़ते आए हो वो सबका यहाँ रिवीजन है। तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भैया कि यदि ए बराबर, देखो यहाँ दिया है A, 1 A, 1 B, 1 C, 1 और D, 1 ये दिया है। कह रहा है कि प्रचित्रण होगा। यह कैसा प्रचित्रण होगा आपको बताना है। अचर प्रचित्रण, बहुएक प्रचित्रण, आच्छादक प्रचित्रण, बहुएक आच्छादक प्रचित्रण। न ध्यान से सुनो, देखिए यहाँ दिया क्या है ऐसे, ये क्या क्या है पहले लिख लो। एक तरफ देखो दिया है A B C D, A B, देखो A B C D, C और कौन? D, और इधर है ये 1। ये वाला जो प्रचित्रण कहलाता है ना, इसको बहुएक मत लगाना, ये कहलाता है क्या? अचर प्रचित्रण। ये आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, अचर प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण। अगर यहीं एक चीज़ और, अगर यहीं एक के अतिरिक्त तो कोई और, ध्यान सुनो, अचर प्रतिचित्रण किसे कहते हैं? यदि प्रांत के सभी अवयवों का, यदि प्रांत के सभी अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो तो उसे अचर प्रतिचित्रण कहते हैं। लेकिन अगर यही
ध्यान सुन लो, सब समझ लो, हम बताते चल रहे हैं। जैसे यही मान लो ए दिया है, ए बी सी डी, यहाँ दिया होता 1 और 2, ये अब ये कहलाता बहु एक प्रचित्रण, बहु एक प्रचित्रण, और साथ के साथ आच्छादक, साथ के साथ बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण, ये वाला। ठीक, इसमें और इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसमें केवल और केवल एक ही के साथ पूरे प्रांत का प्रचित्रण रहेगा, और इसमें एक के साथ तो रहेगा ही, साथ के साथ एकाक अवयव ऐसा रहेगा जिसका प्रांत का एक के, ठीक, ऐसा। दोनों में अंतर समझ रहे हो क्या है? हाँ हाँ, डी डी का क्या होता? डी का एक से रहता, डी का एक से रहता, और यहाँ 2 ऐसे लिखा रहता केवल, तो 2 का कोई प्रचित्रण ही नहीं मिल रहा है। तो ये भी देखो, सभी जितने भी हैं सभी का क्या है? अचर है, एक ही प्रचित्रण, डी का कोई प्रतिबिंब भी नहीं बन रहा है। तो ये फलन तो है, क्योंकि यहाँ अवयव छूटेगा चलेगा, इसमें नहीं छूटना चाहिए, इसमें देखो किसी का छूटा नहीं है, तो ये भी कहलाएगा क्या? अचर। तो अब ये अचर नहीं रह गया, क्योंकि 2 एक ऐसा अवयव है जिसका कोई प्रचित्रण ही नहीं है, इसका मतलब ये खत्म। अगर इसका प्रचित्रण ही नहीं बन रहा है तो ये क्या हो गया? कोई मतलब नहीं रहा, तब भी ये क्या कहलाएगा? अचर। यदि प्रांत के सभी अवयवों का परिसर में केवल एक ही प्रचित्रण हो तो ऐसे प्रचित्रण को अचर प्रचित्रण कहा जाता है। उत्तर मिलाओ जरा इसका, देख लो एक बार, कन्फ्यूजन ना हो। प्रश्नावली कौन सी है उमेश? 1 के, यहीं पीछे मिलेगा ना उत्तर इसका, IJK 1 के। प्रश्न संख्या कौन सा है? हाँ, चौथे का ए, अचर प्रचित्रण है। कैसा? अचर। बोलो अगर कहीं दिक्कत हो आपको तो बताओ, कहीं नहीं ना? हाँ, ये टिक करने वाला जान लो, ये वाला है, हल्के मत लो। ये प्रश्नावली हम चाहते तो छोड़ देते, कहते आप कर लेना। यहीं से एक प्रश्न बनेगा। इस साल जो पेपर आप दोगे 2025 में, 25 में होगा ना पेपर, 24 में नहीं होगा, 25 में होगा। तो जो 25 में पेपर दोगे 100% इस प्रश्नावली से एक प्रश्न बनेगा। हो सकता है यही प्रचित्रण ही दे दे, कहे बताइए कौन सा प्रचित्रण है, टिक करने को रहे 4। अगर नहीं पढ़े रहोगे तो टिक नहीं कर पाओगे। आपको क्या समझ में आ गया जानते हो? बहु एक प्रचित्रण, बहु एक आच्छादक प्रचित्रण। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अवयवों का केवल एक ही के साथ। बोलो मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देख लेना जाते समय वीडियो, इसको देख लेना एक बार। टिक करने वाला तो आपका नहीं छूटने वाला, ध्यान से पढ़ लोगे तो टिक करने वाला गड़बड़ नहीं होगा। अभी देखो फिर रिपीट भी हो जा रहा है दोबारा एक ही जगह सब। अभी जो आप भूले हो और भी चीज़ें आपकी रिपीट हो जाएंगी धीरे धीरे करके। कौन सा क्वेश्चन हो गया? चौथा, 5 नंबर। घबराओ मत, आ जाएगा आसानी से सब। मान लीजिए कि फलन f सच दैट r टेंड्स टू r, f सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर में, f सच दैट r टेंड्स टू r, ठीक। और fx बराबर दिया है, फलन दिया है fx बराबर x के पावर 4, ठीक, ये दिया है, द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन करें। अब सही उत्तर का आपको चयन करना है। ये इसमें दिया है कई विकल्प। पहला दिया है कि यफ एकाकी आच्छादक है, यफ बहु एक आच्छादक है, यफ एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं, यफ न एकाकी है न आच्छादक है। क्लियर? अब आप पूरा पुराना नियम लगाओ, पहले जैसे करते आए हो। माना x1 कामा x2 बिलोंग्स टू r, ठीक। तो यहाँ f ऑफ x1 बराबर हो जाएगा क्या? x1 की पावर 4, और f ऑफ x2 बराबर हो जाएगा x2 के पावर। क्लियर? अब दोनों अगर एकाकी है तो एकाकी होने के लिए f ऑफ x1 बराबर होना चाहिए f ऑफ x2 के। तो f ऑफ x1 माने x1 के पावर 4 बराबर x2 के पावर 4। ठीक से हल करोगे तो x1 का पावर 4 माइनस x2 का पावर 4 बराबर क्या? अब इसको जब हल करेंगे हम लोग
तो देखो ये हो जाएगा x1 के होल स्क्वायर का स्क्वायर माइनस x2 के होल स्क्वायर का बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस एक कोष्टक में a प्लस बी, यानी x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर एक कोष्टक में, और दूसरे में x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से देखो अगर इसकी भी फिर से हम खोलेंगे इसको भी, तो x1 में 2 माना जाएगा, x1 माइनस x2 और फिर x1 प्लस x2। देखो फिर यहाँ लगा दिए ए स्क्वायर माइनस, और ये तो ऐसे रहेगा ही x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर बराबर कितना। अब यहाँ अगर ध्यान से देखो तो x1 का कितना इमेज बन रहा है, एक बार x1 का x2 प्लस में और एक बार x1 का माइनस में, सही है। अरे भैया जब इसको हल करोगे ये वाला हो जाएगा क्या, x1 माइनस x2 बराबर 0। पूरा कर लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे अभी। देखो अब ये क्या होगा, x1 माइनस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर हो जाएगा क्या, x2 के। और एक इसको ले लो, x1 प्लस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर हो जाएगा कितना, माइनस में x2। अब ये बताओ x1 के कितने मान आ गए, x1 के लिए 2 मान आ गया, एक क्या आया माइनस x2 और एक प्लस x2। अब बताओ एक का कितना इमेज बन रहा है, तो ये एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। नहीं है। अब आच्छादक के लिए आ जाओ, किसके लिए, आच्छादक के लिए। अब आच्छादक के लिए हल करिए। देखिए जब हम आच्छादक की बात करते हैं भैया, तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स दिया क्या है, एक्स के पावर 4, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4, और एफ ऑफ एक्स को आप मानते क्या हो, वाई, वाई बराबर एक्स के पावर 4। अगर हम यहाँ बनाएं ऐसे, तो ये वाला तो कहलाता है यक्स और ये कहलाता है वाई, और फलन यक्स से किस में, वाई में। अब आप यक्स की जगह कुछ भी वैल्यू रखो, 1 रखोगे 1 की पावर 4 करोगे 1 ही आएगा, 2 रखोगे 2 की पावर 4 करोगे 16 आएगा ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना, माइनस 2 रखोगे कितना आ जाएगा, तब भी 16 ही आएगा, 3 रखोगे तब भी। इसका मतलब ये जितने भी मान हैं सबके लिए तो यहाँ होगा। लेकिन बताओ अगर हम यहाँ ऋणात्मक वैल्यू संभव होगा क्या, कोई ऋणात्मक मान यहाँ आएगा, ऋणात्मक मान नहीं आएगा। ये रियल नंबर से किस में है, रियल नंबर में, देख लो दिया है रियल नंबर से। और अब बताओ क्या सह प्रांत में ऋणात्मक अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान होगा, सह प्रांत में ऋणात्मक आएगा ही नहीं, क्योंकि किसी का पावर अगर सम हो तो ऋण होता ही नहीं। अगर किसी की पावर में सम संख्या हो तो कभी ऋणात्मक नहीं होगा। जैसे या -2 की पावर 2 करो +4 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर माइनस का अस्तित्व होगा, यहाँ ऋणात्मक संख्याओं का कोई अस्तित्व। इसका मतलब ऋणात्मक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान, क्या लिखेंगे, सह प्रांत के ऋणात्मक ऋणोत्तर संख्याओं का, यानी ऋणात्मक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं होगा, अतः यह आच्छादक भी नहीं होगा। तो यानी क्या लिखेंगे, सह प्रांत में, सह प्रांत के ऋणात्मक अवयवों का, ऋणात्मक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं होगा, प्रांत में विद्यमान नहीं होगा, विद्यमान नहीं होगा, अतः यह क्या है, आच्छादक भी नहीं होगा, ये आच्छादक भी नहीं है। तो एकाकी नहीं है और क्या नहीं है, आच्छादक। तो जो अंतिम उत्तर है आच्छादक नहीं है, न ही एकाकी है और न ही आच्छादक। इसका मतलब इसका डी विकल्प सही है, डी फॉर देवसेना, ठीक, डी वाला विकल्प इसका सही है। उतार चलो देखो
अब अगला, इसके बाद प्रश्न संख्या कौन सा था? अब छठवां देखो ना, 5। अरे एक एक करके देख लो, क्योंकि इसी में आपका रिवीजन होना है। अब आप पूरा फलन एक ही जगह रिवीजन कर रहे हो, समझ लो, बस लास्ट चैप्टर है ये, लास्ट प्रश्नावली। अच्छे से समझ लो, दोबारा एक बार रिपीट कर लोगे ठीक रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। क्या दिया है भैया? प्रश्न संख्या कौन सा? छठवां। छठवें में दिया है कि यदि मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x, ठीक, और f सच दैट r टेंस टू r, r से r में है। सही उत्तर चयन कीजिए। f एकाकी आच्छादक है, f बहुएक आच्छादक है, f एकाकी परंतु आच्छादक नहीं। पहले हम लोग चेक करते हैं ना, r से r में है, रियल नंबर से रियल नंबर में। चेक करेंगे एकाकी के लिए। किसके लिए? एकाकी के लिए। याद तो है ना उमेश? एकाकी के लिए। अब एकाकी के लिए चेक करोगे आप तो क्या करोगे? माना, हाँ, माना x1 कामा x2 बिलोंग्स टू r। अगर ये n होता तो n में, तब आप करेंगे क्या? f(x) बराबर दिया है, क्या दिया है भैया? 3x। पुट करेंगे f(x1) बराबर क्या? 3, ठीक, और f(x2) बराबर 3x2। अब अगर एकाकी है तो दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। तो f(x1) बराबर f(x2), तो f(x1) यानी क्या? 3x। 3x1 बराबर 3x2, 3 कटेगा, x1 बराबर। अब ये तो क्लियर है कि ये क्या है? हाँ, एकाकी है, एकाकी है। एकाकी तो हो गया। अब किसके लिए? आच्छादक के लिए। अब आच्छादक के लिए चेक करो। आच्छादक के लिए दिया क्या है? f(x) बराबर 3x, यानी y बराबर 3x। अब देखो, यहाँ बना रहे हैं हम, ये मान लो, ठीक, y बराबर 3x, तो x बराबर हो जाएगा y/3 ना। ये x है और ये क्या है? y है। इससे इसमें संबंध, y का वैल्यू 1 रखोगे ना, तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना? 1/3, ठीक, यानी x की जगह आप पुट करते जाओ, 1 रखो, तो 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 3 क्या? 3, 2 रखेंगे 6, 3 रखेंगे 9, -3 रखेंगे, -3 रखेंगे -9 ना, -1/2 रखेंगे, देखो -1/2 रखो, -1/2 रखो, कितना आ जाएगा? हाँ, -1/2 रखोगे x की जगह, देखो -1/2, तो यहाँ -3/2 आ जाएगा। यानी ऐसा कोई भी मान नहीं होगा सहप्रांत के सभी अवयवों का प्रांत में 100% पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर से किस में है? रियल नंबर में, और रियल नंबर से रियल नंबर में है, तो ऐसा कोई भी अवयव छूटेगा ही नहीं सहप्रांत का कि जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान न हो जाए। जो यहाँ पुट करोगे 100% इसका कुछ न कुछ यहाँ वैल्यू मिल जाएगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे सहप्रांत के सभी अवयव का, सहप्रांत के सभी अवयव का, सभी अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा।
होगा। अतः यह एक आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन है। अब आच्छादक भी हो गया, एकैकी भी हो गया, तो ये कैसा फलन है? एकैकी। अच्छा, विकल्प नंबर मिला लो। ए, विकल्प इसका कौन सही है? ए। ठीक, चलो देखते जाओ, अच्छे से समझ लेना, हो सकता है यही पेपर में आ जाए। इंपॉर्टेंट है ये वाला 3 बार हो गया प्रश्न, बिल्कुल सेम प्रश्न। अब उत्तर मिला लो अपना एक बार। ठीक, ये वाला देखो देगा ना, तो पेपर में ऐसा दे देगा कि बताइए फलन कैसा है। यहाँ बदल सकता है भाष। ये मत सोचना कि केवल इतना देखें 3x तो लगा दें एकैकी आच्छादक, इसको भी ध्यान देना। अगर ये नेचुरल दे देता तो एकैकी तो होता, लेकिन आच्छादक नहीं होता। समझ गए? क्योंकि बटा वाला चीज यहाँ संभव नहीं है। ध्यान देना भैया, घुमा देगा ना फिर गया। नए संबंध जब पढ़ा रहे थे वहाँ पढ़ा रहे थे ठंडी में, तो वहाँ नहीं चल रहा था। चलो इसके बाद कौन सा है? 7वां। सातवां क्या कह रहा है कि यदि a बराबर 1 2 3, a बराबर दिया है 1, 2, 3, और कह क्या रहा है? हो तो संबंध जिसमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो। प्रश्न कह दिया है अवयव 1 2 और 1 3 होना चाहिए। संबंध इसमें 100% 2 अवयव जरूर रहना चाहिए, 1, 2 और 1, 3 ये मौजूद होना चाहिए। इसको हटाना नहीं है, ये मौजूद होना चाहिए। ये कहा है, देख लो खूब बढ़िया से कहा है कि 1, 2 और 1, 3 मौजूद होना चाहिए, जो स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं हो। स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, 2 चीज़ें होना चाहिए। क्या क्या हो? ये स्वतुल्य हो, स्वतुल्य, और क्या हो? सममित भी हो। लेकिन क्या नहीं हो? संक्रामक नहीं हो। स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक नहीं हो, ये कहा है। देखो स्वतुल्य किसे कहते हैं? स्वयं का संबंध स्वयं से, तो उसे कहते हैं स्वतुल्य। संक्रामक, अब देखो कंडीशन क्या है हम बताते चल रहे हैं। अब इन्हीं 3 अवयवों को लेकर के रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन आपसे पूछा है, इसमें प्रश्न क्या पूछा है उसको भी देख लो। स्वतुल्य सम्मित किंतु तो की संख्या कितनी होगी? संख्या बताना है। इन्हीं 3 अवयवों को लेकर के आपको एक संबंध बनाना है, रिलेशन बनाना है, और उस रिलेशन को ये देखना है कि जो रिलेशन है ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं। इसमें 1 2 3 का प्रयोग करो, उसमें ये नहीं छूटना चाहिए, न तो 1 2 छूटे और न ही 1 3 छूटे। और जो रिलेशन आप बनाओ वो क्या हो? स्वतुल्य हो, सम्मित हो, लेकिन संक्रामक न हो। ऐसे कितने संभव रिलेशन आप बना सकते हो, यही पूछा है। रिलेशन की संख्या कितनी हो सकती है? चलो पहले देखो, हम रिलेशन बनाना चालू करते हैं। उसने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, तो सबसे पहले देखो क्या करोगे, किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य का नियम होता है कि स्वयं का संबंध 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3। ये स्वतुल्य में ये भी नियम है कि जो ए में अवयव हैं उनका एक भी अवयव छूटना। जैसे 1, 1 लिखे, 2, 2 लिखे, 3, 3 नहीं लिखते ना, तो ये स्वतुल्य नहीं कहलाता। समझ रहे वालों क्या कह रहे हैं? जैसे इसमें कितने अवयव हैं? 3, तो तीनों का स्वयं से संबंध होना चाहिए, एक भी छूटना। तो देखो 1 का 1 के साथ हो गया, 2 का 2 के साथ, 3 का 3, स्वयं का स्वयं से हो गया, स्वतुल्य है। यानी ये स्वतुल्य हमने बना दिया। और क्या कहा है उसने? स्वतुल्य होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सम्मित भी होना चाहिए। और दूसरी बात,
अवयव छूटना, ये अवयव मौजूद रहना चाहिए। ये कह दिया है कि क्या मौजूद होना चाहिए, 1,2, 1,2 और 1,3 इसमें मौजूद रहना चाहिए। ठीक, जो आप रिलेशन बनाओ उसको ऐसा बनाओ कि उसमें 1,2 और 1,3 मौजूद हो। अब 1,2 अगर आ गया ना और हमको सममित बनाना है, तो अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना। तो अपने मन से हम क्या ले लेंगे, 2,1। 1,3 है ना, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। यदि x का संबंध y से है तो y का x से होना चाहिए, तभी कहेंगे 3,1 भी होना चाहिए। अब अगर हम देखें ना तो कुल कितने संबंध बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और पूरा संबंध बताए थे आपको कि ये जितना है उतना संबंध बनाएगा। संबंध क्या क्या बन सकता है, देखो अब ये स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, लेकिन अभी संक्रामक ये नहीं है। क्यों नहीं है, देखो जैसे 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 1 से है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 का 1 से होना चाहिए है। जैसे देखो 1 का संबंध 3 से है, दूसरा अवयव इसका कौन है, 3, यहाँ कौन है 3, 3 का संबंध 3 से है, तो 3 से 3 कटेगा, 1 का 1 से है। अब बताओ 2 का संबंध 1 से है और 1 और कहीं है, हाँ 1 का संबंध किस से है, 2 से, तो 2,2 भी मौजूद है। और देख लो 1,3, 3,1, हाँ हो गया, सब है। यानी ये संक्रामक नहीं होना चाहिए, कहा है कि संक्रामक नहीं हो, स्वतुल्य हो लेकिन संक्रामक। 2,2 है और यहाँ 2,1 है, 2 से 2 जाएगा, 2,1 मिल जाएगा। 3,3 है, 3 से 3 कटेगा, 3,1 नहीं है, 3,1 है। ठीक, अब बताओ 2,3 मिलेगा क्या, 2 1, संक्रामक है क्या यार, संक्रामक तो बन गया ये। संक्रामक का संबंध क्या होता है कि जो है वह 1 का 2 से, 2 का 1 से, बना तो दिए, संक्रामक भी बन रहा है ये। अब पहले इसका पूरा संबंध लिखोगे तब कंफ्यूजन नहीं होगा। रिलेशन कितना हो सकता है ये देखो, पूरा रिलेशन कंप्लीट टोटल 1 का 1 से होगा ना, 1 का 2 से होगा, 1 का 3 से होगा, सही है। 1 का हमने तीनों के साथ लिख दिया, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से। अब 2 का किससे हो सकता है, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, और फिर 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से। ये तो होना चाहिए था टोटल संबंध, सही है, टोटल होना चाहिए। देख लो कुछ नहीं किए, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, 3 का 1, 3 का 2, 3 का 3। अब बताओ इसमें कौन मौजूद नहीं है, हाँ 3,2, 2,3 ये सब मौजूद नहीं है। और यह संक्रामक के लिए क्या है, ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से हो। अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का सी से है तो 100% बी से बी काट दो, ए का सी से होना चाहिए, ए का सी से होना चाहिए, ए का सी से। 1 का 2 से है और 2 का 1 से है, ए बी बी सी, तो 2 से 2 कटेगा, 1 से 1 होना चाहिए है। अब फिर 2 1,3, 3,1, 1 3 से 3 कटेगा, 1,1 भी है। अब यहाँ देखो 1,1 और यहाँ 1,2, 1 से 1 कटेगा, 1,2 मौजूद है, 2,2, 2,1, 2 से 2 कटेगा, 2,1 मौजूद है ना, संक्रामक। तो यानी केवल और केवल कितना संबंध बन रहा है, 1, तो यानी केवल एक संबंध। आंसर कितना होगा, आंसर में केवल एक संबंध पॉसिबल है, वही ऊपर वाला, बस, और कोई संबंध होगा ही नहीं। समझ गए, एक संबंध। उत्तर में देख लो 1 दिया होगा शायद, उतार लो।